तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट का टीचिंग एप्टीट्यूड का तैयारी करा रहे हैं और साथ में ईएमआरएस का भी। अगर आप ईएमआरएस का भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आप जान रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एकदम डायरेक्ट 60 नंबर का आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। समझ गए? तो ये अभी हम यह स्टेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में समझिए ईएमआरएस का भी आपका तैयारी साथ साथ में चल रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षा का क्या कह रहा है, शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है। चलिए इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग को ये ध्यान देना है, कह रहा औपचारिक, ये मेन चीज, यही शब्द को पकड़ना है। अगर शब्द नहीं पकड़े, टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा काम यही होता है उसके शब्दों को समझना। अब यही सबसे कठिन भी होता है दोस्तों, शब्द ही नहीं समझ में आता है बहुत सारा। समझ गए? तो शब्द देखिए, औपचारिक इसको पकड़ना है पहले, औपचारिक अभिकरण। आप देखिए दोनों शब्द वैसा ही दिया है। मनुष्य के जीवन में प्रबल है, प्रबल माने शक्तिशाली है, जिसका ज्यादा प्रभाव है उसको प्रबल बोला जाता है। इसलिए हम आपको शब्दों को समझाते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर तो दिया है यहाँ भी, पर ये क्यों है और उत्तर क्यों नहीं होगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। हम आपको बस ये ना कि आंसर देख लिए विद्यालय होगा और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपको चारों ऑप्शन का एकदम व्याख्या समझाएंगे कि ये होगा तो क्यों होगा और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तभी तो आपका समझ विकसित होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड समझ पे आधारित होता है, आप जानते हैं। इसमें रट्टी रटाई चीजें आपका बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, आपका समझ कितना विकसित है वो इसमें काम आता है। तो देखिए, तो वही समझ हम लोग विकसित करेंगे। तो हम लोग, हाँ, तो कह रहा है कि औपचारिक, औपचारिक अगर बोलता है दोस्तों तो विद्यालय हो जाता है, समझ गए। यही अगर बोलता अनौपचारिक तो अनौपचारिक में परिवार और समाज हो जाता है। बात समझे? ये औपचारिक, औपचारिक में क्या होता है, नियमित और नियोजित ढंग से, नियमित और नियोजित माने एक प्लानिंग के तहत, एक व्यवस्था के ढंग से पढ़ाई जब होता है जिस जगह पे, उसको औपचारिक बोला जाता है, औपचारिक संस्था पढ़ाई का। जैसे देखिए विद्यालय है, क्या औपचारिक है? विद्यालय क्या है दोस्तों, एक औपचारिक संस्था है। जैसे विद्यालय है, स्कूल, विद्यालय बोलिए या स्कूल बोलिए, कॉलेज बोल दीजिए, यूनिवर्सिटी बोल दीजिए, समझ गए। तो ये समय क्या होता है ना, ये नियमित ढंग से होता है, रोज आपको जाना है और वहाँ पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ाई लिखाई होती है, टाइम पे परीक्षा होता है, तो इसीलिए इसको औपचारिक बोला जाता है। पर हाँ देखिए, परिवार में और समाज में भी लोग रह के सीखते हैं, परिवार और समाज में भी। पर परिवार और समाज में क्या ये कि अनौपचारिक है, क्या दोस्तों, अनौपचारिक। इसमें कोई नियमित ढंग से कुछ चीजें नहीं सीखा जाता है, समझ गए। जो मन हुआ पढ़े, नहीं मन हुआ नहीं पढ़े, खेले कूदे सब चीज होता है। तो ये परिवार और समाज इसमें नहीं होगा, इसलिए आपको लग रहा होगा ऑप्शन डी सही होगा। नहीं दोस्तों, इस केस में ऑप्शन डी देखिए सही नहीं है। बात आपको इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है, समझ गए। तो ये उपयुक्त में हम क्या कहे थे कि 95% केस में सही होता है, 5% में नहीं। तो यहाँ पे 5% वाला है ये 9 यहाँ पे सही नहीं होगा उपयुक्त सभी, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ परिवार और समाज औपचारिक नहीं होता है, इसी को आपको ध्यान देना है, ये अनौपचारिक होता है। तो इसलिए परिवार और समाज ये दोनों खत्म, तो फिर उपयुक्त सभी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा ये, ऑप्शन ए विद्यालय। देखिए पहला क्वेश्चन था इसलिए हम आपको अच्छा समझा रहे हैं, आपको ये नहीं समझना चाहिए एक क्वेश्चन इतना देर में करवाना, नहीं दोस्तों, आपको समझाना मेन उद्देश्य हमारा है, समझ गए। बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है, बताइए। बच्चों की तत्परता, यहाँ तो उत्तर आप देखिए लिए, यहाँ दिखा भी है। पर ये क्यों होगा, देखिए स्टेट में क्वेश्चन पूछा है, पर ये क्यों होगा। यहाँ देखिए उपयुक्त सभी क्यों नहीं होगा, उपयुक्त सभी भी तो लग रहा है। वर्ग अच्छा वातावरण ये भी ठीक लग रहा है, शिक्षक का शिक्षण माने शिक्षक का शिक्षण ये भी ठीक लग रहा है भाई, तीनों सब ठीक है। इसमें लग रहा है उत्तर ऑप्शन डी होगा, पर ऑप्शन डी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा आप वो समझिए, क्यों नहीं। क्वेश्चन देखिए हम क्या कहे थे, क्वेश्चन सबसे पहले ना 2 बार पढ़ के समझिए अच्छे से, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर दिया दोस्तों, सबसे आवश्यक, क्या कह रहा है, सबसे आवश्यक। इस बात को आपको ध्यान देना है, सबसे आवश्यक का, समझ गए। अगर इस बात को अगर आप ध्यान दे लिए तो आपका काम 90% क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो गया। इससे अब ये पता चला कि कोई एक होगा, सबसे का मतलब क्या हुआ, सबसे आवश्यक माने कोई एक जो सबसे बेस्ट होगा, तो कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो लिख दिया है तो सारा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोल रहा है सबसे आवश्यक, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप हमारा। वर्ग कक्षा का वातावरण, अब देखिए ये अभी तीनों में बेस्ट खोजना है दोस्तों। करा बच्चों के अधिगम, अधिगम माने बच्चों को सिखाने के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है, तो ये बच्चों की तत्परता होनी चाहिए। शिक्षक का शिक्षण माने शिक्षक कितना पढ़ा लिखा, इससे बच्चा को क्या लेना देना है, समझिए। तो ये खत्म हो गया।
वर्ग कक्षा का वातावरण, हाँ ये है जरूरी, पर इससे भी ज्यादा जरूरी क्या, वातावरण हम बहुत अच्छा बना के रखे हैं, एकदम बढ़िया से पेंटिंग उंटिंग करके रखे हैं, स्मार्ट क्लास में हम बैठे हैं विद्यार्थी के साथ, पर हम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चा को तत्परता ही नहीं है, बच्चा तत्परता मैंने बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो चीज़ अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों की तत्परता, अगर बच्चा तत्पर है तो वो सबसे बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए हम एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छा से डीपली बता रहे हैं कि आपको मजा आएगा और आपका समझ विकसित होगा। ऐसे तो हम उत्तर करके ये टिक मार के यहाँ आप देख ही रहे निकल जाएंगे, पर उससे फायदा आपको नहीं ना होगा, समझ गए। करके सीखना, देखिए दोस्तों इसमें है करके सीखना, यह स्टेट में पूछा क्वेश्चन, हम EMRS में भी इसी ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ गए। जो टीचिंग का जो सिलेबस होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का, CDP का या पेडागोजी का, ये समझिए सभी एग्जाम में 80% सेम ही होता है, 20% बस चेंज होता है, अलग अलग सब में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है, 80% चीजें क्या होता है, सेम होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम कह रहे हैं EMRS के लिए भी ये फायदेमंद आपके लिए। करके सीखना, ये अवलोकनात्मक ज्ञान उपयुक्त सभी यहाँ दे दिया है, लग रहा है ये भी होगा। करके सीखना वह प्रक्रिया होती है जिससे लोग अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से उन अनुभवों को जिससे वे सक्रिय रूप से चीज़ों को बनाने और दुनिया की खोज में संलग्न होते हैं। तो ये करके सीखना ये प्रायोगिक ज्ञान में है, पूछताछ आधारित में करके सीखेगा। आप ही हमको बताइए, जो खुद से काम करके सीख रहा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, काम करके सीखने वाले में, काम करके जो सीखा जाता है उसमें क्या होता है, करके सीखना माने ये प्रयोग कोई चीज का तुम करोगे तभी तो सीखोगे। अवलोकन करने से ये कर किया नहीं ना जी, अवलोकन में बस खाली देख रहा, अवलोकन करना माने देखना, तो देखा है पर तू किया नहीं, तो देखने से थोड़ी सीख जाएंगे, गलत। जैसे साइकिल चलाना, हम किसी को देख रहे हैं कि बहुत अच्छा साइकिल चला रहा है, हम चला ही नहीं पा रहे हैं, हम अभी समझ रहे हैं, तो देख लेने से क्या सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे। पूछताछ आधारित, अब हम बहुत सारा क्वेश्चन आंसर पूछ लिए, ये साइकिल कैसे चलता है, पैंडल कैसे मारेंगे, पैंडल पहले मारेंगे, हैंडल कैसे पकड़ेंगे, तो इस तरीके से चीजें अगर हम रखेंगे, पूछताछ पूरा करेंगे, उससे भी नहीं होना है। और उपयुक्त जब ये यही दो ऊपर वाला गलत हो गया तो उपयुक्त सभी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तब प्रायोगिक ज्ञान दोस्तों, प्रायोगिक ज्ञान क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर बेस्ट होगा, ये समझे, बेस्ट उत्तर की ओर चलना है। देखिए 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा है, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से, जब छात्रों को किसी समूह में, ग्रुप में, समूह मैंने क्या, ग्रुप में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अवसर मैंने मौका दिया जाता है, तो अधिगम का वक्र में क्या होता है, अधिगम का वक्र में क्या होता है दोस्तों, हाँ तो यहाँ पे समझना है, तो ये क्या होता है, बढ़ता है, अधिगम का वक्र में क्या होता है, बढ़ता है, अधिगम उसमें बढ़ता है। जिस कोई बच्चा ग्रुप में है, बच्चा क्या है, एक ग्रुप में है और किसी विषय पर चर्चा करने का उसको मौका मिला है, तो उसका जो सीखेगा, सब बच्चा अपना अपना विचार प्रकट करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका नॉलेज, 10 लड़का बैठा है मान लिया जाए, तो 10 लड़का अगर बैठा है तो 10 तरह का विचार दिया, अपना अपना थॉट दिया, तो सब बच्चा के पास देखिए कितना सारा नॉलेज हो गया। बात आप समझ रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, पहले जैसा ही नहीं रहता कि ये तो होगा ही नहीं, घटने का कोई बात ही नहीं, उपयुक्त सभी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसीलिए हम क्या कहते हैं, उपरोक्त सभी आपको टिक लगाना है, 90% 95% केस में सही होता है, पर आपको ध्यान भी देना है चीजों को, ध्यान नहीं देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए गलत हो गया ना, तो ये क्या कहते हैं, 5% केस ऐसा बनेगा जहां पे उपयुक्त सभी नहीं होगा, तो यही 5% केस वाला आज देखिए सब लाया गया क्वेश्चन, समझ गए। तो इसलिए आपको अंधाधुंध नहीं मार देना उपयुक्त सभी। हाँ ये कभी कभी चलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में 95% केस में ये सही ही होता है, पर देखिए 5% जहां जहां नहीं होता उपयुक्त सभी, वही सब क्वेश्चन आज लाए हैं, समझ गए। तो यहाँ देखिए क्या होता है, उसका ज्ञान, अधिगम का वक्र, यहाँ आपको कुछ ध्यान नहीं देना, वक्र से परेशान नहीं होना। यहाँ वक्र का मतलब यही है कि उसका नॉलेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सीधा सीधा ये समझिए, समझ गए। बाकी तो सब निगेटिव वाला ही कमेंट ये था। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है, तो बताइए किसमें होगा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, असाइनमेंट। करा पाठचर्या में सीखने के अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है, पाठचर्या में होता है सीखने का अनुभव और सीखने की गतिविधि। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं के नियम पूर्वक अनुसरण करना। एक पाठचर्या का उद्देश्य मानव में सभी योग्यताओं का विकास करना है, जिसमें
देखिए क्या करा, पाठचर्या का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, मानव में, मनुष्य में, एक विद्यार्थी में सभी प्रकार की योग्यताओं का विकास करना, जैसे जिसमें बौद्धिक है, सौंदर्यात्मक है, सामाजिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, नैतिक योग्यताओं को एकीकृत करने ढंग से विकसित करना शामिल है। तो क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम, देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, अनुभव सीखने और सिखाने, तो सीखने पाठ्यक्रम में सीखने सिखाने की कोई पूरा बात नहीं शामिल होता है। असाइनमेंट, कोई एक टॉपिक पे आपको असाइनमेंट दे दिया गया, अब समझिए कोई एक टॉपिक पे आपको अगर असाइनमेंट दिया गया है तो क्या आपको लग रहा है बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, उसमें से क्या आपको सीखने का सामग्री और अनुभव और गतिविधि उसमें शामिल होगा, बताइए, नहीं होगा। ये पाठ्यक्रम, सिलेबस, हर एक चीज का अपना अपना एक सिलेबस होता है, क्या उसमें सीखने की सामग्री का अनुभव, उसमें अनुभव थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता अनुभव, और सीखने की गतिविधि भी उसमें कुछ विशेष ढंग का कुछ दिया नहीं रहता। पर ये जो पाठचर्या है, ये पाठचर्या और उपयुक्त सभी तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। पाठचर्या जो है ना दोस्तों, उसमें देखिए क्या क्या चीजें शामिल है। पाठचर्या में देखिए क्या क्या है, देखिएगा यहाँ पाठचर्या का उद्देश्य, देखिए क्या क्या, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक, देखिए ये पाठचर्या ही इसका बेस्ट होगा, समझे। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसमें चलेंगे, इसमें आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे देखिए, नॉलेज क्या होता है ना, इसमें धीरे धीरे आपको समझना होता है। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, निदानात्मक, निदान करना, प्रॉब्लम सोल्विंग, निदान किसको कहा जाता है, प्रॉब्लम का सोल्व कर देना, कोई समस्या उसका हल करना, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना, उसी को निदान बोला जाता है, समझे। ये देखिए निदानात्मक आपको पता नहीं चलता होगा निदानात्मक क्या है सर, तो अभी हम बता दिए आपको। यह स्टेट में देखिए क्वेश्चन पूछा है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए, क्या करने के लिए, इसमें विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए क्या निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है किस चीज के लिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। पहचान होगा तभी तो आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपकी समस्या जानने का प्रयास करता है, इसीलिए 2-3 तरह का वो टेस्ट लिखता है पहले कि जाइए ये चीज का आप टेस्ट करा करके लाइए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, है ना, खून जांच, पेशाब जांच, और भी जो भी जांच उसको लगता है वो करवा लेता है आपसे। तो ये जांच कराने से उसको क्या हुआ, प्रॉब्लम का पता चला। सबसे पहले कठिनाई मैंने प्रॉब्लम की पहचान करना है, समझ गए। तो निदानात्मक परीक्षण में यही मेन चीज है, क्या करना है, निदानात्मक परीक्षण में क्या है मेन चीज दोस्तों, यही विद्यार्थियों की कठिनाई को जांच करना है। ये देखिए ज्ञान का आकलन नहीं होता है इसमें, ज्ञान नहीं, खत्म। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन नहीं, ये भी नहीं है इसमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने की क्या है इसमें जरूरत है, यहाँ तो प्रॉब्लम पहले ही आ गया तो अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन इसमें नहीं करना है। उपयुक्त तो सभी तो देखिए ऐसे ही गलत हो जाएगा, जब यही सब गलत है तो देखिए आज हम आपको पूरा पूरा क्वेश्चन वैसा लाए हैं जिसमें उपयुक्त सभी गलत हो रहा है बार बार, देख रहे, जानबूझ करके आपको लाया गया आपको समझाने के लिए कि ना, समझ गए कि कुछ जगह ऐसा होगा जहां उपयुक्त सभी नहीं सही होगा, तो आपको प्रयास करना है दोस्तों कि क्वेश्चन को पढ़ करके मारे, अंधाधुंध नहीं मारना। अंधाधुंध कब मारना, जब आपके पास टाइम एकदम नहीं है, तब अंदाज टक्कर में मार दीजिए आराम से उपयुक्त सभी, समझ गए। पर आपके पास अगर टाइम है तो अच्छे से समझ करके काम कीजिए। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए, तो कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए। आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यह स्टेट में पूछा है, यह अच्छा बात है। आप लोग को, बच्चा को कभी भी कठोर दंड नहीं देना है। इसके लिए क्यों नहीं देना जाना चाहिए, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थान के प्रति नकारात्मक माने निगेटिव, समझ गए, नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है, सही बात है। आप बच्चा को मारिएगा, पीटिएगा, बहुत थोड़ा बहुत डांटना टपटना चलता है, पर बहुत ज्यादा आप पीट दीजिएगा बच्चा को तो क्या हो जाएगा, उससे उसको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा वो डर बन जाएगा, ये टीचर बहुत मारता है, समझ गए, फिर वो स्कूल जाने का उसका मन नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चों को कठोर दंड नहीं देना चाहिए। वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है या कर सकती है, नहीं ये तो नहीं होता है, पर आजकल के बच्चे झगड़ा भी कर दे रहे हैं भाई, जो बड़े बच्चे हैं। माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, नहीं इसमें बेस्ट ऑप्शन ए ही होगा, समझे। ये सभी हो सकता है पर मेन चीज क्या है, ऑप्शन ए होगा बेस्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको एक नज़र आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ लीजिएगा अच्छे से। अब चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें अच्छा लग रहा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, हमको कहना पड़ता है क्योंकि हमारा काम है कहना। हर कोई व्यक्ति अपना प्रोग्रेस चाहता है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे, आप ही बताइए। हम भी तो मनुष्य हैं, कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। अब आगे चलते हैं, पढ़ने की सक्षमता को, ये सक्षमता नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, क्या होना चाहिए, अक्षमता होना चाहिए, यहाँ सक्षमता गलत है,
इसके जगह क्या होना चाहिए, अक्षमता। अक्षमता आप मान के चलिएगा, यहाँ पे क्या सही होगा, अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता, अक्षमता मैंने जो पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सीटेट में भी आता है, समझ गए। तो इसको याद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए क्या होगा बताइए, उसके लिए एक शब्द है डिसलेक्सिया। क्या होगा दोस्तों, डिसलेक्सिया। और जो बच्चा गणित में कमजोर है उसको कैलकुलिया, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या होता है, मैथ का चीज ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैथ में कमजोर है, जो बच्चा जो मैथ अच्छे से जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए डिसकैलकुलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसकैलकुलिया, ये मैथ के लिए, ठीक है। उपरोक्त सभी तो देखिए नहीं होगा, आज देखिए सब वही वाला डिसग्राफिया। ये ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं कोई चीज, ग्राफ बनाते हैं ना, कहते हैं ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाओ मैंने लिखना पड़ता है, तो लिखना, तो ये जो लिखने में जो बच्चा को लिखने में ज्यादा समस्या होता है, लिख नहीं पा रहा है, उसके लिए डिसग्राफिया हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये लिखने से संबंधित है डिसग्राफिया, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप, ठीक है। देखिए यहां भी दे दिया है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, आप देख सकते हैं। भारतीय समाज की विशेषता है, भारतीय समाज, देखिए क्वेश्चन आगे पहले भी आया था, हम करवाए थे। तो ये क्या होगा, स्तरीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तरीय। ये स्तरीय क्यों होगा, मनो अवैज्ञानिक नहीं, भारतीय समाज होता है वैज्ञानिक ढंग से बना होता है। ये वैज्ञानिक क्यों, ये अवैज्ञानिक यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों, रूढ़िवादी भी नहीं होता है, खुला भी नहीं होता है, समझिए। स्तरीय होता है, स्तरीय माने एक स्तर में बटा होता है हमारा समाज, जैसे आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे बटा होता है कि नहीं, हिंदू है तो मुस्लिम है, आर्थिक स्तर पे हुआ अमीर और गरीब के रूप में बटा होता है हमारा समाज, समझ गए। फिर जातिगत भेदभाव होता है समाज में। तो इस तरह के हमारा भारतीय समाज की विशेषता है कि स्तरीय रूप में बट, फिर काम के लेकर के भी बंटवारा हुआ रहता है, समझ गए। तो गांव में ज्यादातर किस टाइप के लोग होते हैं, किसान वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और इसको आप देख लीजिएगा एक नजर। कौन भूलने का कारण नहीं है, कौन भूलने का कारण नहीं है, बताइएगा इसमें। तो कर आप इसको क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तब आएगा ये बात आपको समझ। अगर क्वेश्चन नहीं ध्यान से देखेंगे तो फंस जाएंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या करना, भूलने का कारण नहीं है, करा नहीं है भूलने का कारण, ठीक है। तो भूलने का कारण कौन सा नहीं है, आप ही बताइए। ये मानसिक द्वंद, ये तो मानसिक द्वंद, जो मानसिक द्वंद मने होता है कंफ्यूजन, इस मानसिक द्वंद मने कंफ्यूजन। देखिए यही सब हिंदी जो शब्द है ना, आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में। हिंदी का इंग्लिश है, कभी इंग्लिश हिंदी कुछ पता शब्द नहीं समझ में आता है। तो मानसिक द्वंद मने क्या हुआ दोस्तों, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को ही कहा जाता है मानसिक द्वंद। द्वंद मने दो तरह का बात आपके दिमाग में आते रहता है, ये होगा कि ये होगा, क्या करे, पहले ही करे कि ये करे। जैसे अभी तक आपको लग रहा है कि डीएसएसबी का फॉर्म भरे कि ईएमआरएस का फॉर्म भरे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको। तो इस तरह से चीजें होती है, याद करने की इच्छा। हाँ ये भी देखिए मानसिक द्वंद का कारण है, ये सब है, ये सब क्या है, कारण है दोस्तों। मानसिक मतलब कि भूलने का कारण ये सब है, याद करने के दोषपूर्ण तरीके। अब याद हमको जिस ढंग से करना चाहिए, अब याद करने का क्या तरीका है, मने मन बढ़िया से समझना है। पर बच्चों की तरह आप एकदम चिल्ला चिल्ला के रटेंगे तो बताइए क्या याद हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये याद करने के दोषपूर्ण तरीका बदलना पड़ेगा, वो गलत तरीके से आप याद करेंगे तो भूल ही जाएंगे। तो ये सब भूलने का कारण है दोस्तों, ये सब भूलने का कारण, ये तीनों का तीनों था। पर कह रहा है इसमें क्वेश्चन कौन नहीं है, तो भाई तो कोई तो इसमें है ये नहीं, मतलब तीनों का तीनों है ये है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समझ गए दोस्तों, भूलने का कारण नहीं है। पर यहाँ पे जानते हैं क्या ऑप्शन देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, ये उपरोक्त सभी नहीं, समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं है, माने इसमें भूलने का कारण। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे करा भूलने के कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए भूलने के कई कारण, देखिए यही सब मेन कारण है, हस्तक्षेप, दमित यादें। दमित यादें मैंने जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद है, दमित उसको कहते हैं। जो थोड़ा थोड़ा कुछ याद है, जैसे किसी को ब्रेन में चोट लग जाता है तो उसकी मतलब याददाश्त खो जाता है, तो उसी को कहा जाता है दमित यादें, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, कौन सा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये होगा उद्देश्य निर्धारण। क्या होगा, उद्देश्य। अधिगम प्रक्रिया को उद्देश्य का निर्धारण यही प्रभावित करता है, ये रुचि प्रभावित नहीं कर सकता है, प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन ध्यान से देखना है।
प्रभावित नहीं करता है कह रहा है, तो नहीं करता है तो ये उद्देश्य निर्धारण क्या है, प्रभावित नहीं करता है। समझ गए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कौन कौन करता है, देखिए बुद्धि से कर सकता है, रुचि, रुचि मैंने जो इंटरेस्ट, बच्चा का रुचि ही नहीं है पढ़ने में तो वो क्या होगा, अधिगम प्रक्रिया में वो भाग ही नहीं लेगा, वो सीख ही नहीं। अधिगम प्रक्रिया मैंने सीखना, समझ गया, अधिगम प्रक्रिया मैंने सीखना। जब रुचि मैंने मन ही नहीं है तो फिर वो नहीं सीख पाएगा, तो प्रभावित हो गया ना। तत्परता, तत्परता मैंने जानने, कुछ सीखने की इच्छा, उसी को कहा जाता है तत्परता। समझ गए, एकदम बच्चा तत्पर है कि हाँ सर आप बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए, तो बच्चा एकदम तत्पर रहेगा। हाँ सर बताइए इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद क्या हुआ सर, ये बच्चा तत्परता, इसी को तत्परता करते हैं। सब बच्चा एकदम ध्यान से अगला बात आपका सुनने के लिए एकदम बेताब है, एकदम बेकाबू है, तो उसको तत्परता बोला जाता है। तो ये सब जरूरी है, उद्देश्य निर्धारण हमारे अधिगम प्रक्रिया का में प्रभावित नहीं करता है। उद्देश्य निर्धारण हम लोग पहले ही कर लेते हैं कि जो कुछ हम सिखा रहे हैं, लेसन प्लान के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं। पर सिखाने समय उद्देश्य का निर्धारण से कोई मतलब नहीं होता है। सिखाते समय क्या होगा, ये सब चीज मेन चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों। छात्र द्वितीयक है, कह रहा है द्वितीयक है निरंकुश शिक्षा में। निरंकुश शिक्षण, निरंकुश माने शिक्षक केंद्रित। हम लोग का आजकल पढ़ाई क्या हो रहा है दोस्तों, छात्र केंद्रित वाला, विद्यार्थी को ध्यान में रख के। और अगर आप शिक्षक को ध्यान में रख करके अगर पढ़ाई हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, निरंकुश। ये शिक्षक केंद्रित पढ़ाई को क्या कहा जाता है, निरंकुश शिक्षण में। आप देख सकते हैं क्या होता है, छात्र द्वितीय हो, ये निरंकुश माने जिस पर कोई अंकुश नहीं, उसको कहा जाता है निरंकुश। शिक्षक केंद्रित होता है निरंकुश शिक्षण व्यवस्था। तो इसमें शिक्षक 1 नंबर में होता है, 2 नंबर पे कौन होता है, छात्र, इसलिए छात्र द्वितीयक है किसमें, निरंकुश शिक्षण में। बाकी ये सब नहीं होगा, समझ गए। खुला शिक्षण, प्रगतिशील, प्रजातांत्रिक, ये सब में नहीं दोस्तों। इसको आप एक बार एक नजर पढ़ लीजिएगा, समझ गए। अब चलिए अब आगे चलते हैं। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। कारक कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, तो भौगोलिक सीमा से क्या लेना देना है। माने कोई आदमी यूपी का है, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, तो इसमें शिक्षण अधिगम में इसको सिखाने से कोई बहुत ज्यादा लेना देना, भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, इससे लेना देना हो सकता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट से आया, तो बच्चा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, परिपक्वता तो प्रभावित करता, आकांक्षा का स्तर प्रभावित करता, तत्परता प्रभावित करता है। सब आकांक्षा का स्तर माने जो सीखने की जो चाह है ना, उसी को आकांक्षा बोला जाता है। तो आकांक्षा का स्तर हो सकता है परिपक्वता, बच्चा कितना मैच्योर है उसी को परिपक्व कहा जाता है, कितने उसके पास सीखने की क्षमता है। तत्परता भी जरूरी है, पर भौगोलिक सीमा देख रहे हैं ना, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए भौगोलिक सीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ इसको आप पढ़ दीजिएगा तो इससे आपका नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों, स्मरण क्या है, स्मरण माने याद, जो आप याद रखते हैं ना किसी चीज को, वो आपके लिए क्या है, सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री है। नहीं दोस्तों, सिद्धांत में स्मरण क्या आपको लग रहा है, सैद्धांतिक माने सिद्धांत में बंधा होता है, नहीं, सिद्धांत में कहाँ बंधा होता है, आप जान ही रहे हैं। दृश्य शिक्षण, अरे भाई दृश्य शिक्षण से क्या लेना देना है, दृश्य माने जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, कोई चीज टीचर हमको दिखा करके बता रहे हैं, उससे स्मरण का कोई लेना देना, बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है दृश्य शिक्षण में। पर हाँ, स्मरण क्या एक सहायक शिक्षण सामग्री है। क्या है दोस्तों, सहायक शिक्षण सामग्री है। कैसे है, तो देखिए, स्मरण माने याद, एक तरह का सहायक शिक्षण सामग्री है, सहायक है, वो टीचर के लिए सहायता प्रदान करता है स्मरण। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई चीज बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, विशेषण मान लिया जाए, समझ गए, या छंद पढ़ा रहे हैं, हम छंद क्या हो गए, हम पूरा याद करके आए हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, तो छंद हमारा क्या हो गया, एक तरह का सहायक ही तो हो गया। याद जो है यहाँ पे, स्मरण जो है, छंद हम पूरा माइंड में अपना याद किए हुए हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो सहायक शिक्षण सामग्री हो जाएगा। याद करना क्या हो जाएगा दोस्तों, टीचर के लिए स्मरण क्या है, सहायक शिक्षण सामग्री, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहायक शिक्षण सामग्री, ये बेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, समझ गए दोस्तों, उपरोक्त सभी नहीं होगा। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक, करा शिक्षक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उन्हें टीचर का ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। आप लोगों ने बीएड किया होगा, कोई डीएलएड भी किए होंगे, डीएलएड जैसे बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना, डीएलएड भी कर लेते हैं, बीएड भी कर लेते हैं, क्योंकि डीएलएड तो 6 to 8 ही तक मान है, मतलब 1 to 8 तक, समझ गए। तो डीएलएड और बीएड अगर आप किए हैं तो उसमें एक तरह का क्या हुआ, वो ट्रेनिंग होता है, वो
तो टीचर का ट्रेनिंग क्यों जरूरी है बताइए, क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षण कौशल बढ़ाता है। वो क्या करता है? शिक्षण कौशल माने टीचर का जो कौशल माने स्किल, कौशल माने क्या होता है दोस्तों? स्किल। तो टीचर का जो पढ़ाने का स्किल है ना वो बढ़ता है ट्रेनिंग देने से, समझ गए? तो ये होगा विद्यालय संगठन को समझना, इससे हम लोग को क्या लेना, ये प्रधानाध्यापक को मतलब होता है। टीचर को संगठन से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता है, संगठन से लेना देना किसका होता है? प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को। ए और बी दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखिए आज ए और बी वाला भी हम आपको बताए थे कि सही होता है 95% केस में, पर आज देखिए गलत हो रहा है ना। कारण क्या है? क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ भी बढ़ाना है, क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन के अनुसार चलना है, समझ गए दोस्तों? तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनमें से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है आप ही बताइए? प्रशिक्षण के द्वारा कौशलों का विकास किया जाता है, क्या किया जा सकता है? अभी बताए थे ना, देखिए अभी तुरंत आया स्टेट में। तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। कृत्रिम व्यवहार, स्वस्थ आदतों का विकास, हमें प्रशिक्षण की क्या जरूरत है स्वस्थ आदत का विकास करने के लिए? ये तो भाई अपना मन में ठानिए, जो गलत आदत है उसको छोड़िए और अच्छा आदत पकड़िए, तो घर द्वार में रह के भी हो सकता है। कृत्रिम व्यवहार, कृत्रिम व्यवहार किसको कहा जाता है? जो बनावटी व्यवहार करते हैं, समझ गए? बनावटी व्यवहार मतलब कोई नया आदमी के सामने, हम लोग के घर में कोई चीफ गेस्ट आ जाते हैं, गेस्ट कोई आदमी आ जाता है गेस्ट के रूप में, फूफा है, मौसा, ये सब कभी आ जाते हैं, हम लोग उनके सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, समझ गए? हम बहुत खराब है पर बच्चों के सामने हम क्या करते हैं? अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, वही हुआ कृत्रिम व्यवहार, समझ गए दोस्तों? तो ये सब प्रशिक्षण में ये सब चीज थोड़ी सिखाया जाता है, कौशल का विकास ही सिखाया जा सकता है प्रशिक्षण में। ठीक है, आगे चलिए। सीखने का पठार है, ये पठार कहने का मतलब है दोस्तों, सीखने का पठार, अधिगम में कमी, कह रहा है कि अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, ये सब क्या कह रहा है? देखिए सीखने उस प्रकार की जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, सीखने की उन्नति क्या हो जाती है? रुक जाती है। सीखने की उस प्रकार की व्यवस्था जिसमें सीख, तो इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समानांतर चलने लगता है। ये वक्र, वक्र इसको कहा जा रहा है यहाँ पे, ये जो रेखा है ना दोस्तों, ये रेखा, इसी को वक्र कह रहा है। तो कह रहा है ये ऊपर चढ़ने से क्या हो जाता है? ऊपर चढ़ने से ये रुक जाता है। अगर सीखने का पठार कहीं बीच में आ गया, पठार माने बाधा, तो उसमें उन्नति रुक जाता है, समझ गए? लाइन जो है ऊपर भाग रहा है, ये रुक जाता है, समझिए नीचे आने लगेगा, तो ये अधिगम में उन्नति रुक जाता है, समझ गए? या समानांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती, इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। ये सपाट स्तर जो होता है ना, इसको अधिगम का पठार, और अधिगम में उन्नति नहीं होता है इसके कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लेवल में था। उपलब्धि परीक्षण कैसे क्या है बताइए दोस्तों? ये देखिए उपलब्धि में अचीवमेंट टेस्ट, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? अचीवमेंट टेस्ट। बच्चा क्या उपलब्ध किया? आप जैसे कुछ बच्चा को पढ़ा दिए, ठीक है, पढ़ा तो आप दिए, पर बच्चा उसमें कितना सीखा, ये कितना सीखा, यही अगर बच्चा बहुत ज्यादा सीख लिया तो उसका उपलब्धि परीक्षण अगर आप लेंगे, उपलब्धि परीक्षण माने अचीवमेंट टेस्ट, एक टेस्ट लेंगे कि चलो भैया, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे हम हिंदी का टीचर है तो हम बच्चों को अगर पढ़ा दिए, अलंकार पढ़ा दिए, ठीक है, अब अलंकार हम पूरा अच्छा से पढ़ा दिए, अब हमको क्या करना है? उपलब्धि परीक्षण एक लेना है, अचीवमेंट टेस्ट लेना है, कि अब हमको लास्ट में पूछते हैं ना, आप जब पढ़ा दिए उसके बाद चलो जी तुम खड़ा होकर के बताओ, तुम खड़ा होकर बताओ, सबको पूछते हैं धीरे धीरे, तब ना आपको पता चलता है बच्चा कितना सीखा है, समझ रहे हैं? उसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक हो सकता है, पर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक से भी बेस्ट क्या होगा? शिक्षक निर्मित परीक्षण। ये आप निर्मित करते हैं, टीचर निर्माण करता है क्वेश्चन को, ये जो जांच कैसे करना है, ये जो टेस्ट का परीक्षण लेना है, ये टीचर करता है। भाई हम जो टॉपिक पढ़ाए उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ देंगे बच्चा से कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे, मौखिक या लिखित रूप में भी, समझ गए? तो वो टीचर निर्मित करता है इसको। क्या कौन निर्मित करता है दोस्तों? टीचर निर्मित करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शिक्षक निर्मित परीक्षण है। शिक्षक निर्मित माने टीचर निर्माण करता है उस परीक्षण को, जांच को, उस जो पढ़ाया टीचर वो पूछता है कि चलो बताओ तुम जो अभी तुम सीखे बताओ। तो इससे क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है बच्चा कितना उपलब्ध किया, कितना गेन किया, हमारा बात को कितना समझा, उसी को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। मैंने हम जो पढ़ाए वो बच्चा कितना सीखा, कितना उसके माइंड में गया, इसी को क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। समझ गए दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही होगा, बुद्धि परीक्षण नहीं। बुद्धि परीक्षण या IQ टेस्ट ही सब है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेट हो गया, यही अगर पूछेगा आपको IQ टेस्ट क्या है, ये बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट को क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, याद रखिएगा।
आईक्यू टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जो सामान्य आईक्यू होता है ये 90 से 110 के बीच में सामान्य आईक्यू होता है, समझ गए। पर ये याद रखिएगा, पर 130 से ऊपर जिसका भी आईक्यू लेवल ज्यादा गया 130 से ऊपर, वो समझिए बेस्ट ऑफ, बहुत तेज बच्चा है, बहुत तेज विद्यार्थी है, समझ गए। और अगर 70 से कम है तो बहुत निम्न क्वालिटी का बच्चा, मतलब बहुत मंद बुद्धि का बच्चा है, ये कहा जाता है। समझिए, ये बात आप समझिए, इसको आप आराम से एक नजर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इकाई परीक्षा क्या है? इकाई परीक्षा दोस्तों, इकाई परीक्षा क्या है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन है। क्या निर्माणात्मक, ये सब नहीं होगा। इकाई परीक्षा में जो हम लोग छोटा छोटा टेस्ट लेते हैं बच्चा को, यूनिट टेस्ट टाइप का, तो वो सब क्या है, उसमें हमको रचनात्मक प्रक्रिया ये सब पता चलता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, वो निर्माण का पता चलता है, बच्चा कितना सीखा, समझ गए। ये संकलनात्मक नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी भी गलत। देख रहे इस आज जो हम क्वेश्चन आए इसमें सब उपरोक्त सभी गलत है, समझ गए। बाहरी मूल्यांकन नहीं। और निर्माणात्मक मूल्यांकन यूनिट टेस्ट जो होता है, जैसे हम एक चैप्टर पढ़ाए, एक चैप्टर का तुरंत टेस्ट ले लिए, समझ गए यार, तो इस तरह से क्या होगा, ये सब यूनिट टेस्ट के अंतर्गत आता है। इससे पता चलता है निर्माण कितना हो रहा है, बच्चा कितना सीख पा रहा है हमारे चीजों को, समझ गए। तो ये निर्माणात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार का आकलन का प्रमुख प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना जो बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति में उनकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निर्धारण मापनी है, निर्धारण मापनी है क्या है, निर्धारण मापनी क्या है बताइएगा। ये है गुणात्मक तकनीक, गुणात्मक तकनीक है। ये मात्रात्मक नहीं होगा, मात्रात्मक नहीं होगा, लेखन तकनीक भी नहीं, मौखिक भी नहीं, ये गुणात्मक होता है। आप देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, गुणात्मक तकनीक है, ये गुण का विकास होता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, निर्धारण मापनी में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति में उपस्थित गुणों, उपस्थित लिख दिया, गलती हो गया यहाँ पे, उपस्थित होना चाहिए। गुणों की मात्रा उसकी तीव्रता तथा बारंबारता से संबंधित है, समझ गए। तो निर्धारण मापनी में व्यक्ति के विभिन्न गुणों की मात्रा, तीव्रता, बारंबारता का निर्धारण स्व विवेक के आधार पर करता है, समझ गए। देखिए स्टेट में पूछा क्वेश्चन, पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों पुनर्बलन कौशल का उपयोग कैसे किया जाता है, बताइएगा आप। ये और भी दोनों, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु और अधिकतम रुचिकर हेतु। पुनर्बलन कौशल का उपयोग क्यों किया जाता है, आप ही बताइए हमको। ये पुनर्बलन कौशल का उपयोग क्यों किया जाता है? रीइंफोर्समेंट इसको कहा जाता है। बच्चा को पुनर्बलन कौशल मतलब उसको फिर से मोटिवेट कीजिए, तो छात्रों के प्रोत्साहन है तो ठीक है, अधिगम रुचिकर होती, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, समझ गए। इसीलिए पुनर्बलन कौशल होता है, दोनों सही होगा यहाँ पे, समझ गए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोस्तों। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका बताइए, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है, स्टेट में क्वेश्चन है। तो प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम, आमने सामने का अधिगम, स्व अधिगम। वर्तमान में सीखने का प्रभावी, तो सीखने का प्रभावी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। मिश्रित, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्तमान में अधिगम का एक प्रभावी तरीका प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। यह एक ऐसा तरीका जो ऑनलाइन और आमने सामने के अधिगम को मिलाकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला। ये ऑनलाइन, जो ऑनलाइन आप पढ़ते हैं ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पढ़ाई क्या है, ये प्रमिश्रित प्रणाली है, बहुत ज़्यादा आज के डेट में चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है सिखाने का, समझ गए। इसमें टीचर को जैसे कुछ पढ़ाना है ऑनलाइन, अगर पढ़ा रहा है तो अगर कोई ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी मैप, तो वहाँ पे मैप भी ला करके दिखा दिया, तो कितना मैप में दिखा दिया कि देखो यहाँ गुजरात है, यहाँ पंजाब है। तो ये प्रभावी तरीका है प्रमिश्रित। मिक्स्ड प्रणाली, ये आमने सामने इसमें भी होता है, समझ गए। तो इसलिए ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखना, करना, ये करना ही होना चाहिए। कुछ चीज सीखे, जब तक करेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा आप सीखे कि नहीं सीखे, तो करना सबसे बेस्ट होगा, समझ गए। यह स्टेट में देखिए क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ भी दिया सबसे अच्छा देख करके सीखना है। हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ क्या है दोस्तों, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या है, तो करके सीखना। हैंड्स ऑन मैंने अपने हाथ से करके सीखना, ये सबसे बेहतर है, समझ गए। ये पूछताछ करके सीखना नहीं, ये तो गलत है। अवलोकन, ये भी गलत। तो यह स्टेट में देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, सही बात है। सीखना एक जीवित प्रणाली का, जीवित प्राणी, जो जब तक आप जिंदा रहेंगे, देखिए कितना बार ये सब क्वेश्चन आया दोस्तों, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक क्या होते रहेंगे, आप चीजों को सीखते रहेंगे, बचपन से लेकर के बुढ़ारी तक, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक क्या होते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जो भी जीवित प्राणी है जीवन भर वो सीखता रहता है, समझ गए। तो सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़का सीखता है या केवल लड़की, तो इसलिए सब गलत हो जाएगा। भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं, इसमें बताइएगा दोस्तों। इसमें क्या है, कह रहा भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के एकीकरण, यहाँ क्या होना चाहिए, एकीकरण और
विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। विभेदीकरण किसको कहा जाता है दोस्तों? जटिल से सरल। जटिल से सरल को क्या कहा जाता है? याद कर लीजिए इस पॉइंट को आप। विभेदीकरण किसको कहा जाता है? जटिल से सरल की ओर। मतलब कोई हार्ड चीज हार्ड से जब सरल की ओर जाते हैं ना, उसको कहा जाता है विभेदीकरण। समझ गए? और एकीकरण क्या कहा जाता है? एकीकरण किसको कहते हैं? सरल से जटिल। ये चीज पॉइंट को याद करिए। एकीकरण माने सरल से जटिल, अब विभेदीकरण माने कठिन से सरल की ओर जब जाते हैं। समझ गए? तो भौतिक वृद्धि का क्वेश्चन अच्छे समझिए। भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के जो भौतिक वृद्धि है, जो फिजिकल रूप में जो वृद्धि होता है, समझ गए, वो विकास के एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करता है। सरल से जटिल और जटिल से सरल, ये दोनों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भौतिक वृद्धि और विकास। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर, विकास के से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। इसमें सीखने और परिपक्वता की प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति में सभी गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। इनमें कई सिद्धांत होते हैं जी, जिनमें है क्या दोस्तों? एकीकरण है, विभेदीकरण है, निरंतरता है, व्यक्तिगत अंतर है, ये सब है। समझ गए? अब चलिए अब आगे इसमें चलते हैं दोस्तों। कह रहा है इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? कह रहा है नहीं करता है। तो क्या बुद्धिमत्ता कर सकता है, रुचि कर सकता है, तत्परता कर सकता है, लक्ष्य निर्धारण। तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन डी। ये लक्ष्य निर्धारण या उद्देश्य निर्धारण एक ही बात है। तो ये हमारे सीखने की प्रक्रिया को कोई भी प्रभावित किसी भी ढंग से नहीं करता, ये सब करता है। समझ गए? ये नहीं करता है। क्वेश्चन कर रहा है नहीं करना, तो लक्ष्य निर्धारण नहीं करता है। लक्ष्य निर्धारण ये सब हम लोग पहले ही कर लेते हैं, सीखते समय ये सब लक्ष्य निर्धारण या उद्देश्य निर्धारण से मतलब नहीं होता है। सो अब चलिए आगे। इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, सहकारी का। तो सकारात्मक श्रुत लेख लिखने का कोई बहुत ज़्यादा ये मतलब आमने सामने का बातचीत, ये ठीक है भैया। सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिगत जवाबदेही, ये सब ठीक है, पर ये वाला नहीं होगा। करा नहीं है तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, लिखने से क्या होगा? सहकारी माने सहायता। सहकारी शिक्षण का माने देखिए, सहकारी अधिगम से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। खरा विद्यार्थी स्वयं ही, सहकारी में क्या हुआ है यहाँ पे? विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत, विद्यार्थी एक ग्रुप में रहता है, समझ गए, एक ग्रुप में रहता है, पर वो सीखता है स्वयं। क्या करता है? विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। छात्र प्रायः अपनी सूचनाओं, अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। क्या होते हैं? उसमें आदान प्रदान भी होता है। पर जैसे देखिए 10 को हम 10 प्रोजेक्ट दिए हैं और 10 लड़का भी है, तो सबको कहें अलग अलग सब प्रोजेक्ट बनाओ, पर सब मिलजुल करके बनाओ। सब एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, एक दूसरे का से पूछताछ कर सकता है, पर बनाएगा सब अपना अपना खुद, सबका अलग अलग टॉपिक दे दिए हैं। तो इसमें क्या हो गया? तो अनुभवों का आपस में आदान प्रदान होता है सहकारी में, पर बच्चा क्या करता है? खुद से सीखता है तथा परस्पर सहयोग के द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों का अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। समझ गए दोस्तों? तो यही हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। इसमें विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग, इसमें क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा। करा मध्यम श्रेणी विशिष्ट क्रिया उन्मुख। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होगा ऑप्शन डी। देखिए विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्या कर रहा है? आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है, क्रिया का प्रयोग। तो ये क्या होगा? क्रिया उन्मुख, मध्यम श्रेणी, विशिष्ट सब होगा इसमें। समझ गए दोस्तों? इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छे छात्र वो होते हैं, देखिए, जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो अच्छा परिणाम लाते। नहीं, ये नहीं। हमेशा आत्मविश्वास से युक्त, नहीं, ये भी नहीं। सीखना चाहते हैं, बेस्ट होगा। ऐसे लग रहा है सी भी होगा, पर बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ये स्टेट में देखिए पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको इतना अच्छे से यहाँ